अपने दर्शकों को बता दें, इजराइल ने लेबनान पर जबरदस्त हमला किया है। साउथ लेबनान के कई शहरों पर बम गिराए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने ये टीवी स्क्रीन पर, इसमें देखा जा सकता है कि इजराइल के हमले में कैसे कई इमारतें तबाह हो गई हैं। इस अटैक की दहशत ऐसी कि इजराइल के हमले के चलते लोग अपने शहरों को छोड़कर भागे। इससे पहले कल आपने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमलों की कई तस्वीरें देखी। ये सिलसिला अभी जारी है। इजराइलियंस के साथ तस्वीर आप देखिए। ये हमले और भयानक धमाकों की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे स्ट्रेटेजिकली जो ईरान करने की कोशिश कर रहा है, जिससे पूरा विश्व प्रभावित हो सकता है, वो हॉर्मुज़ रूट को बंद करने की कोशिश है। मैं आपको एक बार जरा ये मैप समझा देता हूं, फिर शाम सर आप बताइएगा। मैं जानता हूं कि आपको बताना है इसको, लेकिन मैं एक बार जरा समझा देता हूं कहां मेन जो है वो मुख्य बैरियर जो है वो खड़ा किया जा सकता है। वो ये हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है जहां पर ये दूरी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, और यहां से जहाज के गुजरने के लिए अगर ईरान पास ना दे या ईरान हमले करना शुरू कर दे जो यहां से जहाज गुजर रहे हैं, तो फिर यह बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कोई यहां से गुजरे और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑयल का हो पाए यहां पर। और इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि यहां से तकरीबन 25% ऑयल जो है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है, और इसीलिए ये बहुत मुख्य रूट है। ये ईरान वाला हिस्सा, उधर गल्फ कंट्रीज और उन सब के बीच का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ये हिस्सा, और अगर ये बंद हो रहा है, अगर ये ब्लॉक हो रहा है, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक रूप से नुकसान लेकर आएगा। आगे शाम सर आप क्या समझाएंगे इसको लेकर? धन्यवाद। देखिए, जो ये चोक पॉइंट है, इसका मतलब जैसे आप बॉटल की नेक देखते हैं वो पतला हो जाता है रास्ता। ये पूरा एरिया ओमान की खाड़ी का है, आप ओमान देख रहे हैं यहाँ पे, ये गल्फ कंट्रीज है सारी, और ये हमारा ईरान का इलाका है, बंदर अब्बास इधर पाकिस्तान है। तो ये ओरिएंटेशन मैप का आप समझे, वो छोटा एरिया है और उस पे नर्दर्न पार्ट जो है इस पर कंट्रोल है ईरान का, ओमान का इधर से कंट्रोल है। लेकिन वो देश की जो लीगलिटी होती है उसमें जो स्टेट्स होते हैं उस पर उनका कब्जा होता है लीगलिटीज का, पर उसके लिए विल पावर, नेवल माइट चाहिए। अगर इन्फोर्स करना है ब्लॉकेज तो उनको अपने नेवल शिप्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे, तो फिलहाल उन्होंने ये नहीं किया हुआ है। एक सवाल जो सबके मन में आता है शाम सर कि अगर ये ब्लॉक करना है रूट, ये ईरान वाला हिस्सा, ये ओमान वाला हिस्सा, गल्फ कंट्रीज, पाकिस्तान ब्लॉक करना होगा, तो वो एक मोर्चे पर कैसे कर सकता है? मतलब वो किधर से ब्लॉक करेगा अगर आप इस मैप में समझें? नेविगेबल चैनल्स जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे डेप्थ, जो शिप की ड्राफ्ट होती है, जो शिप के पानी के नीचे का हिस्सा होता है, सफिशिएंट ड्राफ्ट होनी चाहिए ताकि वो शिप जा सके। तो जो 21 किलोमीटर का है उसमें कुछ एरिया ऐसे शैलो वाटर है, नेविगेबल चैनल मेंटेन किया जाता है और वहां से ही शिप जाती है। तो फिलहाल तो ये काफी है, सफिशिएंट है, लेकिन इस पे टारगेट्स करना शिप को, जो मूव कर रहा हो शिप, जैसे जब शिप पास करता है तो उसको टारगेट किया जा सकता है, उसकी स्पीड कम होगी, एक नेविगेबल चैनल से जाएगा, सरप्राइज उसकी खत्म हो जाएगी। तो अब स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से जब क्रॉस कर रहा था जेराल्ड फोर्ड, तो उसने मैसेज दिया था। शिप की जो बड़ी खबर आ गई है, एक बड़ी खबर, दुबई में जबरदस्त ईरानी ड्रोन हमले कर रहे हैं, तबाही मच गई है। गगनचुंबी इमारत पर ड्रोन हमला कैमरे में कैद हो गया। ड्रोन अटैक के बाद बिल्डिंग में जबरदस्त विस्फोट हुआ है। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर आपके सामने है। जब से जंग का आगाज हुआ है तब से ईरान लगातार दुबई को निशाना बना रहा है। हमने आपको दिखाया कि कैसे ईरान ने दुबई के एयरपोर्ट से लेकर वर्ल्ड फेमस बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन और मिसाइल अटैक किया, और यहां पर ये लेटेस्ट तस्वीर ईरान के इंतकाम की। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। शमशेर भाई और भी एक है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। शमशेर भाई और भी एक है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। शमशेर भाई। और दुबई ड्रोन अटैक से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग आपको बताने जा रहे हैं। ईरानी मीडिया ने बहुत बड़ा दावा किया है। हमले के वक्त होटल में मौजूद थे अमेरिकी सैनिक। ये बताने की कोशिश की गई है कि सिविलियंस पर हमला नहीं हो रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जहां पर भी अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है या अमेरिकी सैनिक मौजूद है वहीं पर हमला किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, गगनचुंबी इमारत, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और उसके बाद उस पर कैसे ड्रोन अटैक होता है और तहलका मच जाता है। दुबई से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरानी मीडिया बहुत बड़ा दावा कर रही है। हमले के वक्त होटल में अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। अमेरिकी सैनिकों पर टारगेटेड ड्रोन अटैक किया गया है। बताया जा रहा है कि ईरान के पास जो ड्रोन की क्षमता है वो तकरीबन 80,000 की, और अगर एक सिंपल अनुपात में देखें, अगर प्रतिदिन 1000 ड्रोन भी डिप्लॉय करता है ईरान इस वक्त, तो उससे 80 दिन तक वो इस जंग में बना रह सकता है। दर्शकों, दूसरी बड़ी बात ये कि उसे ड्रोन की खेप जो है
वो रशिया से भी मिल रही है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही थी जिसमें पता चल रहा था कि रूस के भी ड्रोन जो है वो अमेरिका ने पकड़े अल्लाहू अकबर। या इजराइल ने पकड़े। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि वो ड्रोन कितना घातक है, ये ड्रोन कैसे बरसाए जा रहे हैं, ये तस्वीर आपके सामने। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे नुकसान दुबई की जनता को हो रहा है। लेकिन जेटली सर फेस सेविंग के लिए, अपने आप को पाक साफ बताने के लिए, ईरानी मीडिया ये दावा कर रही है कि जिस बिल्डिंग पर ये ड्रोन हमला हुआ वहां पर अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। देखिए, अमेरिकन सैनिक के अलावा वहां पर सिविलियन पॉपुलेशन भी डेफिनेटली होगी, उनको भी डैमेज हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी यस, जो साहब ने बोला कि फेस सेविंग के लिए वो कहता है कि हम केवल सैनिकों अड्डों पर ही कर रहे हैं अटैक, सिविलियन अटैक नहीं कर रहे। लेकिन फैक्ट रहता है कि सिविलियन को भी कोलेटरल डैमेज सहना पड़ता है। तो चूंकि ये बिल्डिंगें जो है सिविलियन एरिया में है, ठीक है, वो पूरी बिल्डिंग दी होगी शायद उन्होंने अमेरिकन सैनिकों के लिए, लेकिन डैमेज तो सिविलियन बाकी लोगों को भी हो रहा होगा। तो इसलिए ये कहना कि सिविलियन को हम अटैक नहीं कर रहे, वो अटैक हो रहे हैं, वो भी उनको भी डैमेज हो रहा है। और क्या उस डैमेज का हिसाब किताब होगा, क्या उसका बदला लेने की भी सोची जाएगी? मतलब एक सुप्रीम लीडर बना तो ईरान कह रहा है कि मैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा जहां जहां आग लगा सकता हूं। तो जिन देशों के लोग मर रहे हैं, क्या उसका हिसाब किताब हो? जेटली सर जल्दी से समझ कीजिएगा सर, एक ग्राफिक्स अपने दर्शकों को बताना जल्दी से सर। खाड़ी के सभी देश इकट्ठे हो चुके हैं, सबने अपने आप को कमिट कर दिया है कि हम ईरान से बदला लेंगे, हमारी संप्रभुता के ऊपर इनका ये अटैक माना जाएगा। ये एस्टेब्लिशमेंट हमारे देश के अंदर है, हमने उनको जगह दी हुई है, इनके ऊपर भी जो अटैक हो रहा है वो भी हमारी संप्रभुता के ऊपर अटैक माना जाएगा। इसलिए सब लोग इकट्ठे होकर के ईरान के ऊपर जबरदस्त अटैक करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, तैयारी करेंगे। ठीक है सर, और ये कब तक होता है ये देखने वाली बात है। और क्या उसमें मुस्लिम ब्रदरहुड वाला भी कहीं कोई एंगल होगा क्या, इस पर मैं चर्चा करूं। लेकिन इस वक्त ये समझना जरूरी है कि कहां हमले हो रहे हैं। मैं आपको एक मैप के जरिए बताता हूं कि ईरान जब इंतकाम की बात कह रहा है तो वो कैसे मुस्लिम ब्रदरहुड वाले देशों को भी लपेट रहा है। वो ये कह जरूर रहा है कि हम हमले जो कर रहे हैं वो वहां कर रहे हैं जहां पर अमेरिकी सैनिक मौजूद है, अमेरिकी बेसेस मौजूद है। लेकिन जैसा कि जेटली सर ने भी बताया कि सिर्फ अमेरिका उसकी जद में नहीं है हमले के, सिविलियंस भी उसकी जद में आ रहे हैं। लेकिन वो देश जरा देखिए जहां जहां हमले हो रहे हैं, ये आप देखें ईरान से जब मिसाइलें चल रही हैं तो वो सऊदी अरब पहुंच रही हैं, वो बहरीन जा रही हैं, वो यूएई जा रही हैं, दुबई की तस्वीर तो आपने देख ली। और जब ईरानी मीडिया कहती है कि हम सिर्फ अमेरिकी बेसेस को निशाना बना रहे हैं, अमेरिकी सैनिकों को निशाना बना रहे हैं, तो ईरानी मीडिया से बहुत सीधा सवाल है, वो जो एयरपोर्ट पर आपने हमला किया था वहां पर कौन से अमेरिकी सैनिक मौजूद थे? खैर, ये जो तस्वीरें हैं, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि जॉर्डन, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, दुबई, इराक, ये वो देश हैं जो इस वक्त ईरान के टारगेट पर हैं और यहां पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। श्याम सर, ये मैप कैसे समझाएंगे आप, क्योंकि ईरान से चलती हुई मिसाइलें इन देशों में तबाही मचा रही हैं? देखिए, मैप बहुत क्लियर है, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। ओमान आप देख रहे हो, आपने हॉर्मुज की बात की और ये पूरा गल्फ है। देखिए, हेडक्वार्टर सेंट्रल कमांड का बहरीन में, नेवल फ्लीट का हेडक्वार्टर, इराक जो है, इराक में जो अटैक हो रहे हैं एलबी में, मैं मानता हूं कि वहां जो मिलिशिया है, जो प्रॉक्सी सपोर्टर हैं सिया के, वो अटैक कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि वो ड्रोन से कल ऑर्डिनेंस डिपो पर भी अटैक हुआ था। कुवैत में हमने बताया था अटैक हुआ है और कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने ही जेट को मारा गिराया फैमिली फायर में। तो वो कंफ्यूजन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फोर्सेज भी दिख रहा है यहाँ पे काफी कुछ। और आप सऊदी अरेबिया के रियाद में जो अटैक हुआ है, दूतावास पर अटैक हुआ है, आज जॉर्डन में भी अटैक हुआ और साइप्रस में भी अटैक हुआ जहां से ब्रिटिश सेनाएं हटा ली गई हैं, जहां पे जेराल्ड फोर्ट अभी सपोर्ट दे रहा है इजराइल के बाहर। तो एक तरह से कहिए कि मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से उन्होंने प्रोवोक तो कर ही दिया है, लेकिन मिलिट्री टारगेट्स को लेजिटिमेट टारगेट डिक्लेयर किया है ईरान ने। और उसके साथ साथ वॉर वेजिंग फैसिलिटीज, या जहां भी सैनिक छुपे हैं उन जगहों को भी मारा जा रहा है जो रियासी इलाकों में आ जाते हैं। तो जब वॉर छिड़ता है तो यह रोकना कहना मुश्किल है कि लेजिटिमेट टारगेट क्या है क्या नहीं है। आज के दिन में एक तरह से पूरे मिडिल ईस्ट में कई लेजिटिमेट टारगेट अमेरिका के एक्सटेंशन काउंटर बन चुके हैं और वो सब के सब निशाने पर हैं, इंक्लूडिंग जो शिप्स जो हमारे दूसरी तरफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगे हुए हैं। तो बड़ा मुश्किल है एक्सपेंशन होना। एक बहुत बहुत चैलेंजिंग कहूंगा मैं, ट्रंप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सारे देशों से बात कर रहे हैं और कंटेन करके रखा हुआ है। स्थिति ये है कि जो अमेरिका अब तक सारे जंगों में अपने सैनिकों को बचा लेता था, अपने एयरक्राफ्ट को बचा लेता था, इस बार उसे उस स्तर पर नुकसान झेलना पड़ा है। इस पर बात करें, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ये ईरान के हमलों के मैप के जरिए आपने समझ लिया कहां हमले हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं अमेरिका कैसे हमले कर रहा है। अमेरिका ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रहा है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान की बख्तरबंद गाड़ी उड़ाने की ये तस्वीर सामने आई है, ये देखिए तस्वीर, बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया गया, कैसे टारगेटेड हमला किया गया, ये तस्वीर आपके सामने। कल आपने तस्वीर देखी थी कैसे जो एयरक्राफ्ट थे वो निशाने पर थे और यहां पर ये बख्तरबंद गाड़ी उड़ाने की तस्वीर है। वैसे तो पूरे तेहरान को धुआं धुआं कर चुका है इजराइल और अमेरिका,
लेकिन ये तस्वीरें आपको बताती हैं कि कैसे ये देश उन्नत हैं और इनको जैसे ही कुछ लीड मिलती है कि यहां पर कोई कमांडर हो सकता है, कोई बड़ा व्यक्ति हो सकता है जिससे कि इस जंग में जीत हासिल हो, तो कैसे टारगेटेड हमला किया जाता है। ये तस्वीर आप देखिए, ये बख्तरबंद गाड़ी उड़ाने की तस्वीर है और ये तस्वीरें इसलिए भी जारी की जाती है ताकि मनोबल तोड़ा जा सके, ताकि ये बताया जा सके कि देखिए आप कैसे टारगेट पर हैं। और ये अमेरिका ने तस्वीरें जारी करके बता दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर, कुवैत ने अमेरिका के F-15 विमान को मार गिराया है। फाइटर जेट के पायलट ने इमरजेंसी एग्जिट किया। ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, फाइटर जेट के पायलट ने इमरजेंसी एग्जिट किया है। कुवैत ने F-15 मार गिराया है। F-15 अमेरिका का विमान है और इसे कुवैत ने मार गिराया। अब ये एक तरफ आप देखिए कि ईरान कैसे ओमान, कुवैत तमाम देशों पर हमले कर रहा है, लेकिन यहां अमेरिकी विमान को मार गिराया गया है। और ये 4 तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, कोई फाइटर जेट कैसे क्रैश होता है जरा देखिए। अमेरिका का F-15 क्रैश हुआ है। हालांकि अमेरिका की जनरेशन अब तक F-35 तक पहुंच गई। यह F-15 पुराना विमान था, लेकिन इसको कैसे मार गिराया गया। फाइटर जेट में आग लग गई। पैराशूट से पायलट कूदकर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन जब क्रैश हो जाता है जेट तो उससे कैसे धुआं निकल रहा है, ये आप तस्वीरें देखिए। अमेरिका का घातक F-15 कुवैत में क्रैश हुआ है और कुवैत ने इसे मार गिराया। बड़ी बात यह, जैसा कि शाम सर बता रहे हैं कि ये फ्रेंडली फाइट है। सर, फ्रेंडली फाइट का थोड़ा मतलब समझाइए, मतलब जंग के बीच में फ्रेंडली फाइट कैसे हो जाती है। देखिए, ये अमेरिका ने मान लिया है कि ये 3 एयरक्राफ्ट क्रैश हुए हैं उनके, और ये तीनों के तीनों एयरक्राफ्ट कुवैत के एरिया में क्रैश हुए हैं, उनके एयर स्पेस में। आपको मालूम है कि 3000 से ज्यादा फ्लाइट से इफेक्टेड हुई है। सारे फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन अभी एयर स्पेस बंद है। हालांकि आज सूचना मिली है कि दुबई से कुछ लिमिटेड फ्लाइट्स उड़ना शुरू हो गई है। तो लेकिन इस हिसाब से जब एयरक्राफ्ट सर्वेलेंस कर रहा है गल्फ में पूरी तरह से और अटैक्स हो रहे हैं, तो ये नहीं बताया उन्होंने कि ये F-15 विमान उड़ा कहां से था, लेकिन कहीं ना कहीं से एयरबेस से ही उड़ा होगा, क्योंकि F-15 एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट नहीं करते। तो मेरे ख्याल से ये, और कुवैत ने एयर डिफेंस में इनको मारा है। इसका एक पहलू जेट सर ये भी है कि F-15 तो कई दूसरे देशों के पास भी है, तो ये अमेरिका का ही विमान है, सिर्फ बना अमेरिका में इसलिए अमेरिका का हो जाए, ये कह सकते हैं क्या, या ये किसी दूसरे देश का भी उड़ा हुआ विमान हो सकता है। नहीं, विमान तो यूएस का ही है और यूएस ने माना भी है कि हमारा विमान है और ये डैमेज हुआ है, क्रैश हुआ है। और जहां तक फोटोग्राफ जो दिखाई है, कल भी दिखाई थी आपने जी, कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि कोई इसको मिसाइल ने हिट किया हो वगैरह, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये मुझे लगता है कि किसी फेलियर के कारण, किसी तकनीकी खराबी के कारण ये क्रैश हुआ है। जिस तरीके से अचानक ये नीचे गिरता है, कोई हिट का निशान नहीं दिखाई दे रहा, तो ये जस्ट क्रैश है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल मिस्टेक। मीडिया के अगर सही माने तो 3 जहाज गिरे हैं और 6 पायलट रिकवर हुए हैं, और ये सारे के सारे मान लिया अमेरिका ने कि ये फ्रेंडली फायर से हुए हैं। एयर डिफेंस का बड़ी खबर धन्यवाद भी दिया है अमेरिका ने। एक बड़ी खबर आ गई है, बहरीन में ईरान का एक और अटैक, अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला सामने आ रहा है। बहरीन में भी लगातार हमले हो रहे हैं। बहरीन में एक बहुत बड़ा नेवल बेस बनाया गया था अमेरिका की ओर से और वो लगातार टारगेटेड है। आप देखिए बहरीन में एक के बाद एक कैसे बहरीन की तस्वीरें, और बहरीन की तस्वीर आप जब देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे का सिग्निफिकेंस। दरअसल यहां पर अमेरिका ने अपने बेसेस बनाए थे, नेवल बेस बहुत बड़ा है और यहां पर उसे टारगेट किया जा रहा है। लेकिन शाम सर, जब ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक तो ये मिसाइलों की इंटेंसिटी बहुत सारी कहानी बयां कर रही है कि कितने बड़े तादाद में ईरान का मंतव्य है कि वो हमले करेगा। दूसरा, उसके पास जखीरा कितना बड़ा है कि सोचिए वो बहरीन जैसे देश पर इतनी मिसाइलें गिरा रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये सर कि वो तो पहले दिन से बहरीन पर हमला कर रहा है, अब तक क्या वो अमेरिकी बेसेस को तबाह नहीं कर पाया। बहरीन एक सेंसिटिव टारगेट इसलिए है कि हम आपको कह रहे हैं कि नेवल जो माइट्स है गल्फ में, उसको खत्म करना है। तो अमेरिका के शिप्स वहां पे कोस्टल पेट्रोल के और छोटे शिप्स, जिनका की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गल्फ से लेके अरेबियन सी और रेड सी और मेडिटेरियन तक है और इंडियन ओशन में भी है, ये उनका एरिया है जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है बहरीन में। तो जेट्टी और शिप जो वहां पे थे, कहा तो गया है कि कई सैनिक मारे गए, नौसैनिक मारे गए। अमेरिका ने इसकी गारंटी अभी उसको ऑन नहीं किया है, लेकिन हाँ, जब जेट्टी पे अटैक हुआ होगा तो एक तरह से जो शिप की रिफ्यूलिंग है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, मिनिस्टरिंग है, ये सब वहीं से होती है। तो अगर आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो शिप हार्बर में आ ही नहीं सकते। अगर शिप होंगे भी तो बाहर निकल के भागेंगे। एक्चुअली ऐसे केसेस में हार्बर में शिप्स को नहीं रखा जाता, क्योंकि वो बहुत ही क्लियर टारगेट बन जाते हैं। समुद्र में उनको खोजना और डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है। आप जान रहे हो यूएसएस अब्राहम लिंकन अभी तक सुरक्षित है और कोई अटैक नहीं मारा है। बिल्कुल सर, तो ये तरीका होता है नेवल वॉरफेयर का। बिल्कुल सर, और मैं इसको आपको और मौका दूंगा तो आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर और, इराक के इरबिल में ईरान का हमला सामने आया है, लेकिन ये नाकाम कर दिया गया। अमेरिकी सेना सी रैम मिसाइल सिस्टम ने रोक दिया है।
इरबिल एयरपोर्ट पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया था और इस ड्रोन हमले में ईरान को कामयाबी हासिल नहीं हुई है। मतलब यहां पर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और ड्रोन्स को रोक दिया गया, लेकिन दर्शकों मैं आपको बताऊं, ड्रोन्स को रोकना डिफेंस सिस्टम से ये बहुत महंगा खर्चे वाला काम है और बहुत लिमिटेड मिसाइलें होती है डिफेंस सिस्टम में भी। यहां अगर अमेरिका की बात की जाए तो सीरैम मिसाइल सिस्टम ने रोका है इन ड्रोन्स को, लेकिन खबर यह है कि तकरीबन 80,000 ड्रोन्स का स्टोरेज है ईरान के पास और कुछ रोके जा सकते हैं, लेकिन कई सारे अगर टारगेट हिट करेंगे तो उससे तबाही बड़ी आ सकती है। जेटली सर, ये इरबिल की तस्वीर और ईरान के हमले को नाकाम भी किया गया है अमेरिका की ओर से, लेकिन ड्रोन्स की संख्या इतनी ज्यादा है ईरान के पास कि इस तरह के कुछ हमले रोके जा सकते हैं, लेकिन सभी को नस्तनाबूद नहीं किया जा सकता। देखिए, आपने कल बताया था डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के बारे में, जिसमें केवल $2 की कीमत से आप ड्रोन को तबाह कर सकते हो, और ये टेक्नोलॉजी अपने इजराइल ने डेवलप कर ली है और उसको बहुत इफेक्टिवली वो यूज कर रहा है। अगर आप देखें तो इजराइल का डैमेज तो हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन काफी हद तक 80% से सर ये जो हमला रोका गया, सर ये जो हमला रोका गया ये सीरैम मिसाइल सिस्टम से रोका गया, तो अगर इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को समझा। और दूसरा ये कि जिस तकनीक की आप बात करें जिसको इजराइल ने डेवलप किया, तो वो ठीक है कि वो इजराइल में एक्टिव हो सकता है, वो अमेरिका में एक्टिव हो सकता है, लेकिन इराक, बहरीन जैसे देशों में एक्टिव कैसे होगा इतने कम समय में? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इन देशों के पास वो टेक्निक नहीं होगा, तो वहां पर तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इनको रोकने के लिए उन्हीं का ही इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जितना भी उनके पास भी एयर डिफेंस सिस्टम तो हैं, लेकिन वो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन वाले नहीं है, यू आर राइट, लेकिन जो उनके पास एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं वो भी लगभग मैक्सिमम 80% तक रोक पाएंगे, उससे ज्यादा रोक नहीं पाएंगे। 20% ड्रोन फाइनली गिरेंगे और डैमेज करेंगे। लेकिन सीरैम, सर ये सीरैम जो वर्ड सुन रहे हैं श्याम सर, ये लोगों के मन में हो सकता है कौतूहल पैदा करे कि अमेरिकी सेना जो सीरैम मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है इरबिल को बचाने के लिए, ये है क्या दरअसल, और ये कितना कारगर हो सकता है इन हमलों को रोकने के लिए, स्पेशली जब ड्रोन्स एक्शन में? देखिए, पहले तो इराक के नॉर्थ वेस्ट रीजन में ये इरबिल एयरपोर्ट है, जहां पर एक लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस है, ट्रेनिंग होती है वहां से, और कुर्दिस्तान का इलाका है, यहाँ पे काफी सारे मिलिशिया हैं जो प्रॉक्सी वॉर में इराक को हेल्प करते हैं। एक और बात बताऊं, आईआरजीसी का सैंक्चुरी एक तरह से सेंटर है जहां वो छिपते हैं जाके जरूरत पड़ने पे, ऐसा उन्होंने पहले भी प्लानिंग करके रखा हुआ है। तो ये प्रॉक्सी वॉर है और ड्रोन से जो अटैक हो रहे हैं वो लोकल मिलिशिया वाले कर रहे हैं, क्योंकि ये शिया डोमिनेटेड कंट्री में ईरान जनरली अवॉइड कर रहा है इराक को, और इराक ऐसा देश था जिसने शोक मनाया है इनके डिक्लेयर करके। तो आपको समझना चाहिए ये लोकल अटैक्स हो रहे हैं। और सीरम की बात करें तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम का एक तरीका है, ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका ने अपने एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए वहां पे लगाया हुआ है। कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसे जगह पे जाके अटैक होगी। एक्चुअली कोई एडवांस बेस या कोई एक्टिव बेस वो नहीं है, क्योंकि रिजिम चेंज हो चुका है अमेरिका में, इराक में, और ये मिलिशिया भी जो है धीरे धीरे उस गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं और ज्यादा कुछ सहायता ईरान को नहीं मिलने वाली। जेटली सर और श्याम सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि अभी तक उस तरीके से विरोध देखने को नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी पहले दिन के हमले के बाद इन गल्फ कंट्रीज की ओर से। तो क्या साइलेंट एक्सेप्शन है ईरान के इन हमलों का कि अमेरिका को एक मैसेज दिया जा सके? और फिर फ्रांस जिस तरह की बातें कर रहा है कि भाई हम अपने लिए अपना न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार करेंगे, मैं इन सारे मुद्दों पर बात करूं। एक बड़ी खबर आ गई है, खामेनेई के खात्मे पर लगातार ट्रंप नजर बनाए हुए थे, ये बहुत बड़ी खबर है। वॉर रूम से लाइव ऑपरेशन देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस ने स्पेशल इसकी तस्वीरें जारी की हैं, ये देखिए, ये सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरें। दरअसल व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें जारी की है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ हाई स्टेक मिलिट्री कैंपेन पर बहुत करीब से नजर बनाए हुए हैं। इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी कहा जा रहा है। एपिक फ्यूरी यानी कि एग्रेशन का चरम, एपिक फ्यूरी ये ऑपरेशन का नाम दिया गया था, और इसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई मारे गए थे और उसको कितनी क्लोजली वॉच कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें साझा की गई। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के खिलाफ अमेरिकी जंग का चौथा दिन, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से चेतावनी दी है। अभी हमने कड़ा प्रहार शुरू नहीं किया, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, बड़ी लहर जल्द आने वाली है। तो क्या B-2 बॉम्बर आएगा या USS जेराल्ड या जो समुद्र से घेराबंदी की गई है वो एक्शन में अभी दिखाई देगी? कहना क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस पर बात करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया बॉस, अभी तो आने वाले वक्त में स्थिति और ज्यादा खतरनाक होगी। डोनाल्ड ट्रंप सामने आए,
और जैसा कि अभी बातचीत में सर भी कह रहे थे कि जब से ये जंग छिड़ी है, ये पहला मीडिया अपीयरेंस है संभवतः, तो उनको उनके बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ समझा जा सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या, नंबर 1 से मैं बताता हूं आपको। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान पर सबसे बड़ा हमला अभी बाकी है, तो क्या करने वाले डोनाल्ड ट्रंप, ये बड़ा सवाल है। 4 से 5 सप्ताह तक ईरान युद्ध चल सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री है, ईरान में बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई की जा रही है। क्या ग्राउंड्स पर अपने सैनिक उतारने के संकेत दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि उसी से सत्ता परिवर्तन होगा और यही अमेरिका का मेन लक्ष्य है। अमेरिकी लोग जल्द से जल्द मिडिल ईस्ट छोड़ दें, यह सलाह डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के अपीयरेंस में दी है। और ऐसे में ये संकेत क्या मिल रहे हैं, मैं सीधे आपको श्याम सर बोलता हूं, आप बताइए इसके संकेत क्या मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन शाम को उनको संबोधित करना था देश को, उन्होंने नहीं किया, चुप रह गए, क्योंकि ये रिटेलिएशन जो हुआ था मिडिल ईस्ट को जो प्रभावित किया, जिसने इस कारण से वो चुप रहे। कांग्रेस भी पूछ रही थी, क्योंकि वॉर रेजोल्यूशन लाना पड़ता है, उनको सपोर्ट नहीं लिया उन्होंने, तो काफी परेशान थे। और जो ये जो बॉडी बैग्स गए हैं वहां पे संवेदना जताई है और उन्होंने कहा और सैक्रिफाइस के लिए तैयार रहो। और उन्होंने कहा है कि हमें अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। ये बात हम कह चुके हैं कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, एयर रिफ्यूलर भेज दिया, 15 से ज्यादा वॉरशिप्स आज डिस्पैच कर दिए उन्होंने। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अभी आपने नई लहर आने वाली है। तो 4 सप्ताह मुझे कम लगता है, ये और बढ़ सकती है लड़ाई। बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो ध्यान रहे, मैं आपको कई बार कह चुका हूं, इनकी लड़ाई जो मरीन फोर्सेज, जो आईआरजीसी का जो कोस्टल हेडक्वार्टर है, जो इनका बंदर अब्बास को डिस्ट्रॉय किया गया, लैंडिंग जब तक नहीं करेंगे पाकिस्तान भी इसमें घुस सकता है। सारा का सारा एरिया पानी के ऊपर आने वाला है, एयर इन्वेलपमेंट होगी, स्पेशल फोर्सेज जाएंगी और तब जाके लड़ाई, कहीं ना कहीं इनको कोना ढूंढना पड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट फ्रंट को इजराइल ने खत्म कर दिया ईरान के। वैसे सर आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि कल ही ईरान ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया गया है, तो पाकिस्तान पर भी हमले के संकेत ईरान दे चुका है। उस पर बात करें, बड़ी खबर आ गई है और जंग से जुड़ी बिग ब्रेकिंग ये कि युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी बात कही है, ये कभी ना खत्म होने वाला युद्ध नहीं है, ये जंग शांति के नए दौर की शुरुआत है, शांति के ऐसे दौर की शुरुआत होगी जो पहले कभी नहीं हुई। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे 4 हफ्ते तक जंग चल सकती है, नेतन्याहू कह रहे हैं ये शांति की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ईरान आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल आतंकियों को टारगेट करते हैं। देखिए, ये फेस सेविंग वाला दौर चल रहा है, जंग के बीच में जब काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, हर देश बताना चाहता है कि साहब हम सिर्फ मिलिट्री को टारगेट कर रहे हैं या आतंकियों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इस जंग में मरने वाली आम जनता भी है। बहुत जल्दी से जेटली सर दोनों बयानों को क्लब कर देते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 4 हफ्ते तक युद्ध चल सकता है, लेकिन अभी हमलों की एक नई लहर आएगी, तो क्या बूट्स ऑन द ग्राउंड देखने को मिल सकता है, जिससे कि अमेरिका का एक्सट्रीम गोल पूरा होगा और सत्ता परिवर्तन हो सकता है। और दूसरा, शांति की शुरुआत बता रहे बेंजामिन नेतन्याहू, इस बयान को कैसे देखा जाए? बेंजामिन नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के अंदर जो एक दूसरा गुट है, जो इसका तख्ता पलट करने की पहले कोशिश कर चुका है थ्रू एजिटेशंस एंड ऑल दैट, उस तबके को वो दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी की पूरी। तो ये नेतन्याहू जी का पूरा कोशिश उस पे है कि वो दोबारा सड़कों पे आए, दोबारा वहां पे युद्ध के सपोर्ट में, समझ लीजिए वो इजराइल के सपोर्ट में आ जाएं और इनका तख्ता पलट करके इनको वहां से उठा करके फेंक दें, सत्ता परिवर्तन मूल चूल पूरी तरह से हो जाए, ताकि जो मॉडरेट्स हैं, जो इजराइल को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार हैं, वो वाला गुट दोबारा से। लेकिन मैं चाह रहा हूं 2 चीजों को क्लब करके समझा जाए। एक तो ये कि हमारी मिलिट्री सबसे बड़ी है, तो हमारी मिलिट्री सबसे बड़ी है तो मतलब आपकी एयरफोर्स की ताकत हम देख रहे हैं, क्या हम आर्मी को अब ईरान में उतरता हुआ देख सकते हैं? एक तो ये, दूसरा ये अगली लहर आना बाकी है, वो अगली लहर से क्या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? अगली लहर वही है, वहां की जो लोकल जनता है उसको भड़का करके करंट रिजाइम जो अराफी जी ने टेक ओवर किया है उसका तख्ता पलट कर दिया जाए लोकल रिजाइम के द्वारा ही। वो एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी नेतन्याहू के लिए, उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है, मोसाद लगा हुआ है, अंदर ही अंदर पूरी कोशिश चल रही है उसकी। हाँ, और जैसा कि आप बता रहे हैं ना सर, अंदर खाने की खबर ये भी है कि इस वक्त इजराइल और अमेरिका दोनों ये ढूंढ रहे हैं कि पूरे हथियारों का जखीरा का है, मिसाइलों का जखीरा का है, ताकि उस पर हमला किया जा सके और पूरी जंग को एक तरफा जीता जा सके। खैर, इस पर बात हो, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। बहरीन में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा था, पुलिस वालों पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। ये तस्वीर आपके सामने। अच्छा, बड़ा दिलचस्प है ये बहरीन की जब ये तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि बहरीन वो जगह है जहां पर अमेरिकी नेवल बेस को निशाना बनाने के नाम पर ईरान ने जबरदस्त तबाही मचाई।
लेकिन बहरीन की जनता अगर समर्थन कर रही है किसी का तो वो ईरान का समर्थन कर रही है। और यहाँ पर आप देखें, हालांकि यहाँ पर शिया समुदाय के बहुतायत होने की बात कही जाती है, जो कि ज्योग्राफिकली है भी, लेकिन आप देखें कि एक तरफ बहरीन में ईरान हमले कर रहा है, लेकिन ईरान के समर्थन में ही लोग वहां के पुलिस वालों को निशाना बना रही है। ये बहरीन की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मैंने जब आपको तस्वीरें दिखाई थी तो आपने देखा था कि बहरीन में कैसे हमले किए जा रहे थे ईरान की ओर से। और जाहिर बात है शाम सर, मतलब जिस तरह से हमले हो रहे थे, ऐसे टारगेटेड हमले नहीं हो रहे थे जैसे अमेरिका कर रहा है। वहां ड्रोन से हमले किए जा रहे थे और जहां हमले हो रहे थे वहां तबाही बड़ी हो रही थी, मतलब सिविलियंस मारे गए होंगे इस बात की आशंका है। लेकिन बहरीन की जनता अगर प्रदर्शन कर रही है तो वो ईरान के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है, और फिर पुलिस वाले भी टारगेटेड है वहां। बिल्कुल, मैंने जैसा कहा कि मिलिट्री टारगेट्स को उन्होंने लेजिटिमेट माना है और उसको अटैक शुरू किया है। कंबाइंड जो मैरिटाइम फोर्सेज है, सीएमएफ जो है बहरीन के अंदर है, और जहां पर ऑपरेशन संकल्प भारत भी ओमान की खाड़ी में एंटी पायरेसी ऑपरेशन कर रहा है, तो वहां पे लगातार उनके करीब 12 से 15 अमेरिकन शिप्स होते हैं जो इनके साथ एक्सरसाइज करते हैं। आईएनएस सूरत ने अभी पिछले महीने वहां विजिट किया था मैरिटाइम एंगेजमेंट के लिए, लेकिन अब उसके साथ जो अगल बगल का इलाका है, जेट्टी है, मूरिंग वॉयज है, जहां पर बड़े बड़े टैंकर आके रुकते हैं और 24 घंटे के अंदर फ्यूलिंग रिफ्यूलिंग की जाती है ताकि वहां पे जेट्टी की जरूरत ना पड़े। इन सबों को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। जब जेट्टी टूटेगा उसके साथ इंडस्ट्रियल एरियाज है, हब है, पोर्ट एंड हार्बर्स होते हैं, ये इन सब में तो सिविलियन पॉपुलेशन मैं एक सवाल इसमें सर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दर्शकों के लिए समझना चाह रहा हूं आपसे। तो मतलब ईरान तो कम से कम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में आगे निकल गया है कि उसने बहरीन की जनता को बता दिया कि हम हमले कर रहे हैं तो सिर्फ अमेरिका पर कर रहे हैं साहब, आपका कोई नुकसान नहीं, इसलिए बहरीन की जनता ईरान के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। देखिए, कह तो रहे हैं लोग, ये वही है ना, सिया के लोग समर्थन कर रहे हैं, दूतावास पे अटैक हो रहा है, ये पैरेलल प्रोसेस है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रोसेस है। और ये तरह से आप कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री के लिए ये सब चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल विल और कुछ कह रही है, मिलिट्री माइट्स कुछ और कह रही है, और इंटरनेशनल प्रेशर कुछ और हो रहा है। फिलहाल ये सब के सब चुप है, और ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन मैं मानता हूं ट्रंप। इसी बात का जिक्र हम कर रहे थे सर, इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये कब तक चुप्पी रहेगी ये भी एक बड़ा सवाल। एक बड़ी खबर और आ गई है, बड़ी खबर जंग के मैदान से जो भारतीय फंसे हुए हैं इन्हें वापस लाया गया। दुबई में फंसे लोगों को चेन्नई वापस लाया गया। एमिरेट्स की स्पेशल फ्लाइट से भारत पहुंचे लोग, और ये देश का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाली तस्वीरें, क्योंकि इससे पहले भी जहां जहां जंग हुई है भारत अपनी प्रतिबद्धता दिखाता रहा है, वो शांति का पक्षधर रहा है और वो शांति के साथ हर मसले के समाधान की बात कहता है। लेकिन अपने लोगों के लिए भारत कैसे जान लगा देता है, जरा ये तस्वीर आप देखिए। जब पूरे देश में स्पेशली गल्फ कंट्रीज में फ्लाइट्स उड़ने पर काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, भारत अपने लोगों को निकाल लाया है। ये चेन्नई पहुंचे हुए लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे, और संभवतः अभी जहां दूसरे जगहों पर भी लोग फंसे हुए हैं वहां से भी निकालने की कोशिशें की जाएंगी। लेकिन यहां पर दुबई से 217 भारतीय जो आए उसकी तस्वीर हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।